अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद है। आपने इनकी खरी खरी और सच्ची बातें सुनी होगी। बड़े बड़े लोगों ने गिला किया कि पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक रहा है, लेकिन सच्चाई के साथ बात करते हैं। और मैं ज्यादा तमीज नहीं बांधूंगा। इमरान खान साहब ने कल असेंबलियां तहलील करने का कह दिया। मैं कहता रहा हूं, मैंने 15 से 20 तक की डेट दी थी, लेकिन वो और ये 30 तक की डेट जेल में रखिएगा। वो रीजन मैं सुबह के प्रोग्राम में बता चुका हूं, मैं दोहराना नहीं चाहता। बगैर वक्त जाया किए जाते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ, खास तौर पर मुस्तफा नवाज खोखर ने। और ये सारी बातें अब सामने आ गई है। जनरल बाजवा साहब इज अंडर अटैक। और ये अपना ब्रिगेडियर साहब कहते रहे हैं कि ये सारी बातें किसी एक स्टेज पे खुल के होनी है। और इमरान खान साहब ने कल की तकरीर में भी बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। अब क्या समझते हैं कि जो डैमेज कर दिया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदर सदीक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डैमेज तो आज से अपना 1 साल पहले हो चुका था, और जो कुछ हुआ उसमें दो चीजें थी, दो एलिमेंट जरूर जहन में रखने चाहिए। जन बाजवा का तो नाम आ रहा है, लेकिन जन बाजवा के नाम के साथ साथ जो इसके फाइनेंसर थे, जो इसके सपोर्टर थे, और जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मुखालिफ हुए या इमरान खान के मुखालिफ हुए और इसलिए हुए कि इमरान खान ने, ये बहुत अहम चीज़ है, इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था, और रशिया का दौरा किसी भी सूरत में अमेरिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें अमेरिका हमें अपना गुलाम बन के रखना चाहता है। हमें ना गुलाम बनाए, हमारी लीडरशिप को ठुड्डे मारना चाहता है जरूर। और उस चक्कर में आपने देखा कि अमेरिकन एम्बेसडर ने यहाँ पे इन बिके हुए लोगों से, ये जो राजा रियाज और ये कौन, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नुसरत पठान, इस किस्म के जो बिकाऊ लोग हैं जो अपनी इज्जत ये को बेचते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने खास तौर पर इन मुलाकातों का जिक्र किया और कहा सिंध हाउस के मैंने अंदर मैंने आपके साथ बेताशा दफा इस चीज का जिक्र किया कि अमेरिकन एम्बेसडर इन लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा था, उसका एक मकसद था। और वो मैंने फिर उसको कहा कि वो मेरी बात नहीं है, एक बहुत बड़े थिंकर हैं सईद अफरीदी साहब, जो सिक्योरिटी एंड एनर्जी एक्सपर्ट है। उन्होंने लंदन, वो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने अमेरिकन ऑफिशियल से मुलाकातें की। उसके बाद उन्होंने कहा मैं जो कुछ छाप रहा हूँ अमेरिकन ऑफिशियल्स की मर्जी से छाप रहा हूँ, उन्होंने मुझे इजाजत दी है। और उन्होंने ये कहा कि रिजीम चेंज अमेरिका ने प्रिसीव किया, इंप्लीमेंट किया। और उसके इंपॉर्टेंट जो ट्वीट वो कहते हैं, जब ये उन्होंने सोच लिया तो जो अमेरिकन फंडेड एनजीओ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करो उन लोगों को जो पीटीआई से निकल के इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो लोग कौन थे, वो रिसोर्सेज क्या थे? वो रिसोर्सेज वही थे जो जरदारी को दिए गए थे। अब बाजवा का तो नाम आ रहा है, जरदारी का नाम कोई नहीं ले रहा। जरदारी इज अ प्रिंसिपल फिगर इन करप्टिंग द होल सिस्टम। उसमें उसने कोई सिंध शक हाउस, नहीं है। आसम अली जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, जी हाँ, मौलाना फजल रहमान भी, ये जो सारे खिलाड़ी हैं ये करप्ट करप्ट दिमाग के लोग हैं। दे हैव नो इंटेलेक्चुअल लेवल। ये पैसे पे बिकाऊ लोग हैं। इन्होंने ये रिजीम, अब बाजवा का तो नाम आ रहा है, जो सिंध हाउस में जाके रहे थे वो बाजवा साहब ने रखे थे, जरदारी ने रखे थे। जो मैरियट होटल में रहे, जहां पैसे नहीं पेमेंट नहीं, किए गए, सिंध से मुझे याद है ये सब, सिंध से जब ये काफिला निकला, इतनी गाड़ियों गाड़ियों में जो नोट आया, वो नोट बाहर से आया। और बाकायदा वो बगावत के पर्चे दर्ज होने चाहिए थे, मुकदमे दर्ज हुए नहीं। और अब कमाल की बात है कि आज भी वो लोग फायदे में है। राजा रियाज, नूर आलम, बिकाऊ लोग आज भी बैठे हुए सारे। अच्छा, ये तो हम बातें बहुत कर चुके हैं। अब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी जगह सियासत लाकर रख दी है, और मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मैं नहीं समझता कि इन सारे मामलात में इस हद तक उलझेंगे। फौज के इमेज को एक अच्छा, और याद रखिएगा, जनरल कमर जावेद साहब बाजवा साहब की अपनी जाती वजूहत की वजह से ये मामलात रहे। पाकिस्तानी फौज का अपना एक किरदार रहा है और वो रह रहा है, और वो चीजें आगे चलनी है। हम चलते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप क्या वाकई इलेक्शन देख रहे हैं? यही लोग जिन्होंने रिजीम चेंज किया, बाजवा तो अब सीन से आउट हो गए ना। बाजवा साहब वो बैकग्राउंड में हैं, अभी भी वो खेलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। कभी क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, कभी मुनिस तराई के थ्रू कोई स्टेटमेंट आ जाती है। नहीं, लेकिन जो वो कमाल की बात है, साहबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मिले, मुझे बड़ी हैरानगी या हुई। उनसे साकिब मिले निसार साहब को हैं, मैं समझता हूं इनकार कर देना चाहिए था।
नहीं, बात ये है कि वो तो चले गए, लेकिन मैं आपसे जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि जो प्रिंसिपल प्लेयर इस रिजीम चेंज के थे, जिनको अमेरिकन ने हायर किया था, आसिफ अली जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, उसका तो फजलू का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता अपने मुल्क के मुंह से, इन लोगों को जिनको हायर किया था वो तो अभी भी सीन पे। अगर वो सीन पे मौजूद है तो साफ जाहिर है वो तो इलेक्शन नहीं देकर आना चाहते। वो इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लूटना है, पाकिस्तान को खाना है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है। उनका एम है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करो। आपको याद है कि वो साथी हैं उन लोगों के जिनकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स पे नजरें हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे इमरान खान ने कल ऐलान किया कि जी हम असम्बली हम डिजॉल्व कर देंगे 23 दिसंबर को, उससे साथ ही साथ आपने देखा कल से अब ये आया और इसके ऊपर मूवमेंट हो रही है कि जी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। लेकिन जब ये असम्बली डिजॉल्व होगी तो मेरा ख्याल टेक्निकली नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए नहीं आती कि असम्बली का इजलास कॉल होगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी ना। तो नहीं अब नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए असेंबली के जब इजलास चलते में भी आ सकती है, वो टेबल करनी होती है। और वो 7 से 7 दिनों के अंदर अंदर, फिर आगे 4 से 7 दिनों के अंदर अंदर नहीं कौमी असेंबली का। या ये जो है ना, एतमाद का वोट लेने के लिए जो गवर्नर है ना, वो उसके लिए इजलास स्पेशल बुलाना पड़ता है। ये आईनी कदगन है। तो नहीं, मेरा सेनेट कहने का एतमाद, मतलब ये कि इजलास, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इजलास तो बुलाना पड़ेगा ना, उसकी कोई तारीख तो देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तो वो अब इजलास चल रहा है, इस इजलास में पेश हो सकती है। तरीके तो अदम वो एतमाद पे, एतमाद का वोट नहीं कह सकते गवर्नर। ये अदम एतमाद की तहरीक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो मतलब कहने का मेरा जिस चीज पे मैं आपको लेके आने तो वो ये है कि जो रिजीम चेंज के मेन करेक्टर थे, पॉलिटिकल करेक्टर, वो तो अभी तक सीन पे मौजूद है। उनके खिलाफ अवाम ने उनके चेहरे तो देख लिए हैं, लेकिन उनको वो असम्बली से अभी आउट नहीं हुए हैं। अगर आप उनको भी असम्बली से किक आउट करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आने वाले दिनों में जो इमरान खान या पीटीआई की जो स्ट्रेंथ उन्होंने गेन कर ली है और जिस तरह वो आवाम के अंदर चले गए हैं वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब से आउट है, ये आप लिख लीजिए बात। दे हैव नो सिंपैथी और लोग। अब बात ये है कि ये तमाम चीजों में जो इमरान खान ने जो चीजें कही, हम ये नहीं कहते कि शायद चले, एक तो हम ये कह सकते हैं सब चीजें सही हैं, लेकिन मैं नहीं कहता सब चीजें सही हैं। लेकिन जो भी उन्होंने मेजर चीजें कही हैं उसके खिलाफ कहीं तो सुनवाई किसी चीज की होनी चाहिए ना, और इससे कोई सबक भी सीखना चाहिए कि क्या हम अमेरिकन के आगे इतने बिकेंगे कि वो बुला के हमें डिक्टेट करें कि ये हम कि जी ये काम करो, हम उस काम को कर लेंगे। अब आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है वो बहुत सीरियस है। वो इसलिए सीरियस है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में संडे के दिन जहां पे खड़ी हुई है वो बहुत सीरियस कंडीशन है। और उसके अंदर अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पे एक एडवाइजर थे अपना उनके प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते जी हमें बाहर के मुल्कों से मदद आ जाएगी। और भाई बाहर के मुल्कों से क्यों मदद आएगी? कोई लॉजिक या कोई रीजन है? तो आपको ऐसी उम्मीदें दिलाना जो बेवकूफाना उम्मीदें हैं, उसमें पाकिस्तान का मसले तो हल नहीं होंगे। अब ये आपका पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आगे चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि कुछ अकल करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को बेहतर करने के लिए इसका मेरी नज़र में हल ये है कि एक तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि ये जो 74 मेंबर्स की चोरों की कैबिनेट बनाई है इनको फारिग करे फौरन। ये पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का वो खा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज खा रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक जल्द अज जल्द आप एक इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन की तारीख दें, केयर टेकर हुकूमत लेके आए और मार्च पे इलेक्शन हो जाए, ताकि जो जून का जो बजट आना है वो एक ऐसी हुकूमत पेश करे जो स्टेबल हुकूमत हो, जो लोगों की, वो ये तो माइनॉरिटी की हुकूमत है ना, मेजर पार्टी तो अपना असम्बलियों से आउट है। ये तो इसको तो कोई नहीं मानता, ना अमेरिका मानता है, ना चीन मानता है, ना कोई और इंग्लैंड में। अगर एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आएगी वही आपके मसाइल का हल है। अदरवाइज पाकिस्तान जिस मुरैस में है, ये मुरैस आने वाले दिनों में अच्छा, अल्लाह ना करे आखिर में, बढ़ता ही जाए। अच्छा आखिर में आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन्होंने लूट मार के बाजार गर्म किए रखे, पाकिस्तानी मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया, नैब के कवानीन के साथ जो किया, ईसीआई से लगाए। मैं कहता हूं तारीख में इतनी करप्शन और बद, यानी अभी वो नजम सेठी को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाने के लिए वो साथ मिलके, ना कोई शर्म है ना कोई हया है, डूब मरने का मकाम है। आप डूब समझते हैं मरने कि ये से तो चीजें, बड़ा डूब मरने का मुकाम है। इतनी करप्ट हुकूमत, दो चीज करप्शन में दो चीजें होती है, एक फिजिकल करप्शन होती है, एक इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है। ये फिजिकली भी करप्ट है और इंटेलेक्चुअल तो है ही नहीं इनमें कोई।
ना इनका विजन है, ना इनमें अकल है। ये बुनियादी अकल की सतह से भी नीचे तरीन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसलिए आपका प्राइम मिनिस्टर टर्की जाता है तो वेटरों को खींच खींच के तस्वीरें खिंचाता है कि आओ मेरे नाल तस्वीरें खिंचाओ। अब इस लेवल पे जो आदमी होगा उसके दिमाग का सत्ता, उसका दिमागी लेवल क्या होगा? ये मैं कहता हूं कि इनमें अच्छा, कुछ लोग तजवीज नहीं करते है हैं। सोचने की, ना इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेंथ है, ना सोचते। ये सिर्फ चोरी कर सकते हैं, डाके डाल सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, मफरूरों को बाहर से लेके आ सकते हैं, 16 अरब से ज्यादा रुपए चुरा सकते हैं, अहद मलिक जैसे के लोगों को अपने साथ लगा के करप्शन कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को खरीद सकते हैं। सहाफियों को बुला के इन्होंने बिठाया था, एक डिनर किया था आने के बाद, और वहां पे कहते हैं कि जी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया करना कि किस तरह जो महंगाई है इसके ऊपर क्या बात है। ये इस किस्म के काम कर सकते हैं 2 नंबरी, 3 नंबरी और 4 नंबरी वाले। तो अब पाकिस्तान के अवाम की डिमांड है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में इलेक्शन आप कराइए, आखिर में ये हमें इस बताइएगा, जान से निकालिए। सिर्फ मुख्तसर, खत्म हो रहा हमारा प्रोग्राम, लेट हो गया। आप इमरान खान साहब को बड़ी मेजोरिटी के साथ इस मुल्क में हुक्मरानी करते हुए देख रहे हैं? मैं अजहर सदीक साहब, मैं ये कहता हूँ कि अब मैं ये इमरान खान का नाम यहाँ से निकाल देना चाहता हूँ। मैं एक थीसिस में कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जिस भी शख्स को मुंतखब करे, और चूंकि पीटीआई एक इंडिकेटर नजर आ रहा है, और अगर पीटीआई इंडिकेटर है और इनकी वो तमाम कोशिशें जो इमरान खान को नाहल करने के लिए कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप भी लड़ रहे हैं, वो नाकाम करनी है और पीटीआई जीतती है तो नेचुरली फिर इमरान खान का ही चांस बनता है ना अगला प्राइम मिनिस्टर बनने का। लेकिन वो लोग जिसको अवाम इलेक्ट करेंगे, ही शुड फॉर्म द गवर्नमेंट। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे रहते हुए अब पाकिस्तानी फौज पे जो इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, मैं भी गुजारिश करूंगा, आप लोग भी गुजारिश करें कि पाकिस्तानी फौज को खुदारा इस मामले में ना घसीटें। कोई एक आम आदमी के मसले से मामलात हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा या बाकी हवालों से उनकी ज़ात तक रखें। पाकिस्तानी फौज को इस बात में मत लाएं। यार मुझे तो बहुत दुख होता है सदीक साहब। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी फौज को जो लोग इन्वॉल्व करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द एंटी पाकिस्तान एंड इंडियन थीसिस। पाकिस्तानी फौज जो है, देखिए फौज में जवान भी हैं, एनसीओज भी हैं, जेसीओज भी हैं, जूनियर ऑफिसर्स भी हैं, वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स में इन्वॉल्व हैं। अगर जन बाजवा को आप कुछ कह रहे हैं तो वो इंडिविजुअलिज्म पे या उनके ऊपर बात, वो फौज उसके अंदर नहीं है, फौज अपने काम में लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी क्लेम से कह सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी इज अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशनल आर्मी, और वो अपने मकसद को और अपने ऑब्जेक्टिव को और अपने गोल्स को पहचानते हैं। और हमारे ऑफिसर, जेसीओज और जवान, वो आपको पता है कि जो कल चमन में फायर हुआ, जो नॉर्थ वजिस्तान में फायर होता है, वहां जो शहादतें देते, रोजाना कोई ऑफिसर, कोई जवान, कोई जेसीओ, कोई एनसीओ शहीद हो रहा होता है। चलें, वक्त जरा ज्यादा हो गया है, इजाजत थैंक यू। चाहते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।